Hello everyone, welcome to Pro CUET 15 MCQs you can't miss day 9. So let's start. तो हमें ये पैसेज है, इसको पढ़ के आगे क्वेश्चंस का आंसर करना है. ठीक है, तो पहले पैसेज पे आ जाते हैं हम. तो ये पैसेज है एंड इसको आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो लाइन बाय लाइन, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ोगे तब आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस बारे में है. तो ये 21st सेंचुरी डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में है कि कैसे जो हम चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, वर्क करते हैं, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं. एआई की वजह से कैसे ऑटोमेशन आ गया है, डेटा में कैसे वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, या जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं. जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी जिसके अंदर कई सारे जॉब्स थे जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत थी, वो कैसे चेंज हो गई है. टेक्नोलॉजी ने कैसे जो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दिया है. ठीक है, स्पेशली एआई के बारे में डिसीजन मेकिंग कैसे चेंज हो गए हैं, तो इसके बारे में है. बहुत सारी चीज़ें हैं. पॉलिटिकल ओपिनियन, सोशल ट्रेंड्स कैसे जो है इससे फेक न्यूज़ फैल सकती है, उसके बारे में है जो टेक्नोलॉजी से चीज़ें हैं. फिर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल्स टू बैलेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच विद द नीड टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी एक तरफ आपको बैलेंस करके रखना है, दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, ये भी ध्यान रखना है. तो इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलने में वैसे इंडिया नंबर 1 पे है, ये मैं आपको बता दूं. ठीक है, तो इसके बाद ये आपका आगे का है एजुकेशन के ऊपर है एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म CIT ट्यूटर्स. ठीक है, तो आपने राइजिंग ट्रेंड देखा होगा एआई में, कैसे टेक्नोलॉजी के साथ एआई क्या क्या चीज़ें कर सकता है, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकता है, क्या उससे बेनिफिट है क्या नहीं है. तो ये आप पढ़ सकते हो. हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. तो जो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज मेंशन्ड इन द पैसेज. AI improves human creativity, AI enhances social interactions, AI raises ethical and privacy concern, AI reduces the cost of education. देखो हमें कंसर्न्स पूछा है यहाँ, तो कंसर्न तो एक ही दिख रहा है हमें कि AI raises ethical and privacy concerns. ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज. गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल्स टू बैलेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच विद द नीड टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन. तो वैसे तो मेरे को यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है कि ग्रामेटिकल एरर हो, फिर भी एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं हम क्या क्या एरर दे रखे. पहला तो द सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट, तो ये तो लग रहा है. फिर भी हम बाकी ऑप्शंस पढ़ लेंगे, क्या अब तो ऑप्शंस पढ़ने के बाद हमें लगे कि नहीं हम गलत सोच रहे हैं, कुछ एरर निकल जाए. ठीक है, तो ऑप्शन बी है स्ट्रगल शुड बी रिप्लेस्ड विद स्ट्रगल्स. तो गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड शुड स्ट्रगल, वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल्स नहीं, स्ट्रगल ही ठीक है यहाँ. फिर आगे विथ शुड बी रिप्लेस्ड विथ ऑन, तो यहाँ विथ ये रहा. फ्रीडम ऑफ स्पीच विद द नीड टू प्रिवेंट, तो नहीं विथ ही आएगा यहाँ पे, ऑन नहीं आएगा. ऑन ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि आप ऑन द नीड कर रहे हो. ठीक है, तो विथ ही आएगा यहाँ पे. फिर नेक्स्ट है टू प्रिवेंट शुड बी रिप्लेस्ड विथ फॉर प्रिवेंटिंग. द नीड टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन, द नीड फॉर प्रिवेंटिंग. तो यहाँ देखो मिस इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने की बात हो रही है, ऐसा नीड है ना कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी नीड की बात हो रही थी. यहाँ प्रिवेंटिंग नहीं आएगा, तो इस वजह से ये कट हो गया. तो यहाँ प्रिवेंट ही आएगा, प्रिवेंटिंग नहीं आएगा. ठीक है, तो द सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट, तो हमारा जो था फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमोक्रेटिसाइज्ड इन द पैसेज. तो देखो डेमोक्रेटिसाइज्ड का मीनिंग होता है कि आपने जैसे डेमोक्रेसी समझिए ना कि हर किसी के पास इक्वल राइट्स है, हर किसी का पास पावर है, वोटिंग राइट्स है. तो वैसे ही यहाँ पे है कि मेड एक्सेसिबल टू एवरीवन, जो पैसेज के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा है. ये जो 4 ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग मेड एक्सेसिबल टू एवरीवन, क्योंकि आप देखो लिमिटेड एक्सेस है तो फिर वो डेमोक्रेटिसाइज नहीं होगा. ठीक है, उसका रेस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट यूज़ या कंट्रोल बाय स्पेसिफिक ग्रुप, तो फिर ये ऑटोक्रेटिक की तरफ चला जाता है. डेमोक्रेटिक वर्ड का जो मीनिंग क्लोजेस्ट है वो ये निकल के आ रहा है. ठीक है, तो आपका जो है बी आंसर ये सही हो जाएगा. ठीक है, मेड एक्सेसिबल टू एवरीवन चेक कर लिया आपने. फोर्थ पे है द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या NPO जिसे कहते हैं. तो उसके लिए क्या है ऑप्शन, सेल ऑफ गुड्स, 2 सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, 3 सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स एंड 4 है सेल ऑफ एसेट. देखो जो उनकी मेन इनकम होती है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू जो होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स. ठीक है, थर्ड. आगे चलते हैं हम. फिर है ये कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो
and the state nature of cash flow from the following information. Acquired machinery for 3,50,000 by issuing check. तो देखो पहले आपने क्या एक्वायर मशीनरी, तो मशीनरी क्या हो गई आपकी, एसेट हो गई, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया ये, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया आपका, ये आ गया 3। अब इसके बाद यहाँ पे है नो फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो। तो यहाँ हमने 3,50,000 पे करा है चेक देके, तो यहाँ पे कैश जो है वो हमारा गया है, तो आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो 3,50,000, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप चारों देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले होता है सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं पहले ऑप्शंस में, लो एक ही है जिसके अंदर सी दे रखा है फर्स्ट, फोर्थ वाला CBDA, ठीक है। C सिलेक्शन टेस्ट, B एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, देन D रेफरेंस चेकिंग एंड A सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका फोर्थ, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज़ ए जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट। तो ये है वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप एंड जॉब रोटेशन। तो देखो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जो कोऑपरेट करती है बिजनेस फर्म के साथ, जॉइंट प्रोग्राम जो होते हैं ट्रेनिंग, तो इसको कहते हैं हम इंटर्नशिप, ठीक है। इसका आएगा इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस इट इज़ कॉल्ड। तो अगर देखो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है, उस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी वो अप्रिशिएट हो गई, ठीक है। अगर यहाँ डिक्रीज़ हुई होती तो डेप्रिसिएशन हो जाता, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन ढूंढते, ये सेकंड ऑप्शन है अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। चेक कर लिया हमने आंसर। अब है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो ये तो देखो जिसने ढंग से पढ़ा होगा उसी को याद होगी कि क्या पहले हुआ था क्या बाद में हुआ था, ठीक है। तो आप देखो सबसे अर्लीस्ट एंड सबसे लेटेस्ट, यानी जो सबसे हाल फिलहाल में हुआ है वो सबसे लास्ट में होना है, ठीक है। अर्लीस्ट जो सबसे पहले हुआ है वो सबसे पहले रखना है, जो सबसे लेटेस्ट में हुआ है सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट क्या हुआ है फिर, तो सबसे लेटेस्ट तो यार एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी चीज़ें इससे पहले की है। तो लास्ट में सी किस ऑप्शंस में है, तो सी देखो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे जल्दी क्वेश्चन करना है। तो आपको जो भी पता हो, कि मान लो मेरे को पता है कि सबसे या तो फर्स्ट वाला पता होता है मेरे को, फर्स्ट ऑफ प्लेस पे क्या हुआ था, सबसे अर्लीस्ट क्या हुआ है, या सबसे लेटेस्ट। मेरे को सबसे लेटेस्ट अगर पता है कि सी हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, तो मैं देखूँगा सी कौन कौन से में है, ठीक है। तो सी है सेकंड ऑप्शन में एंड थर्ड ऑप्शन में, एंड फर्स्ट क्या लिखा है अर्लीस्ट में, D, तो दोनों में D है कि गोल्ड स्टैंडर्ड, ये सबसे अर्ली में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है A एंड B, एंड दूसरा है B एंड A। तो अब आप A B में देखो कौन सा पहले हुआ था, तो पहले हुआ था AB ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एंड इसके बाद हुआ था स्मिथसोनियन एग्रीमेंट, ठीक है। ये ज़्यादा लेटेस्ट है, ये अर्लीस्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा DBAC, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ A इज़ मदर ऑफ B एंड B इज सिस्टर ऑफ C, हाउ इज़ A रिलेटेड टू C। तो A जो है वो B की मदर है, ठीक है। तो B मान लो कि आप हो, एंड A जो है आपकी मदर हो गई, ठीक है। तो B इज सिस्टर ऑफ C, तो आप मान लो C की बहन हो, ठीक है, यानी C आपकी बहन हो गई, या भाई भी हो सकता है, C की आप बहन हो, ठीक है। तो अगर आप B हो और आप C की बहन हो एंड A आपकी मदर है, तो C की क्या हुई, मदर हो गई ना। तो A इज रिलेटेड टू C क्या आएगा, मदर, ठीक है। यहाँ पे आप खुद को भी लेके कर सकते हो अगर मान लो आपको जेंडर प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो आप B को मान लो कि B एक पर्सन है, एक बच्चा है, कोई भी एक B पर्सन है, उसकी सिस्टर है C, तो B एंड C भाई बहन हो गए, ठीक है। एंड A जो है वो B की मदर है, तो अगर B की मदर A है एंड B एंड C भाई बहन है,
तो ए क्या हो गया उनका, ए मदर हो गई उनकी। अगर यहाँ पे फादर होता तो ए और सी का रिलेशन फादर आ जाता, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं, सी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द कोड लायन इज रिटन एज NLOI एंड टाइगर इज रिटन एज RTEIG, हाउ इज हॉर्स रिटन इन दैट कोड। तो देखो आप कोड देखो पहले ये कैसे लिखा है। तो ये लाइन की स्पेलिंग आगे पीछे कर रखा है, तो पैटर्न देखते हैं पहले। तो पहले इन्होंने लिख रखा है N, फिर लिख रखा है L, ये रहा N, फिर लिख रखा है इन्होंने L, फिर आगे लिख रखा है O, फिर लिख रखा है I। तो इन्होंने पीछे से स्टार्ट करा है, फर्स्ट यहाँ लास्ट वाला, फिर यहाँ फर्स्ट वाला, फिर यहाँ जो भी सेकंड लास्ट है, फिर यहाँ से जो सेकंड पे है। तो ये ऐसे ऐसे पैटर्न कंटिन्यू करता जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें देखते हैं हम क्या कर रहा है। तो इसमें भी फर्स्ट पे R, फिर है T, फिर है E, फिर है I। तो ये ऐसे पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है, R फिर T, तो यानी लास्ट फिर फर्स्ट, फिर लास्ट सेकंड, फिर सेकंड, फिर लास्ट थर्ड, फिर अगर यहाँ पे और होता कोई तो थर्ड, ठीक है। तो यहाँ हॉर्स को भी सेम उसी वे में लिखेंगे, EHSO एंड फिर R। तो EHSOR, तो कौन से पे EHSOR, ई से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरा भी है EHSOR, ये सी आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये EHSOR, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अ ट्रेन इज रनिंग एट 60 km/h क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 1500 मीटर्स इन 2 minutes, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखो इसमें जो है आपको क्या करना है, जब ट्रेन ने ब्रिज क्रॉस करी तो उसने क्या करा, ट्रेन ने खुद की लेंथ भी क्रॉस करी एंड ब्रिज की। तो जब आप टोटल लेंथ जो उसने क्रॉस करी है 2 मिनट्स के अंदर, क्योंकि ट्रेन की भी तो लेंथ होती है ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी, 500 मीटर 600 मीटर लंबी, 200 मीटर ट्रेन की भी लेंथ है। तो उसने खुद का लेंथ भी ट्रैवल करा है ना। अगर इंजन यहाँ से स्टार्ट है एंड यहाँ एंड है, तो ये डिस्टेंस भी तो ट्रेन ने ट्रैवल करा है। अगर सिर्फ एक पॉइंट से नापोगे यहाँ से यहाँ जाने में, अगर ट्रेन को 2 सेकंड लगे, तो ट्रेन की लेंथ डिस्टेंस हो गया उसका, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ को अगर आप ले लेते हो x, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या हो गया, x प्लस 1500 मीटर्स, ठीक है। वो ब्रिज की लेंथ, तो x प्लस 1500 मीटर्स आ गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। एंड स्पीड आपकी क्या थी, 60 km/h, एंड आपका टाइमिंग क्या है, 2 मिनट्स। तो अब आप इससे लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म आप कैसे करोगे, तो अगर ट्रेन की लेंथ x प्लस 1500, तो ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा दोगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इधर उठ के आ जाएगा स्पीड के पास, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या है, 1500 प्लस x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम। तो आप जो है पहले तो ये मीटर्स में है, तो आप सबको यूनिफाई कर एक उसमें कर लो, ठीक है। तो km/h को भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, इस मिनट्स को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, ताकि आपका जो आंसर है वो निकालने में आसानी हो, कैलकुलेशन करने में ईजी रहेगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे 1500 प्लस x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो जो ट्रेन की लेंथ निकल के आएगी आपकी, वो आएगी 500 मीटर्स, ठीक है। मेन इसमें गेम इक्वेशन का है। इक्वेशन आपने सही कर ली, फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको ये ध्यान है तो आप डिस्टेंस को एक साइड कर लोगे, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। टाइम को एक तरफ कर दोगे, तो आप ऐसे करके आप खुद से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो बाकी भी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आ जाएगा 500 मीटर्स। बाकी एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। If the sum of the 3 consecutive odd numbers is 99, what is the largest number? तो लार्जेस्ट नंबर आपको यहाँ बताना है, लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा। तो जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो आएगा 35, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर वाले, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर से इवन नंबर्स का आ सकता है, एंड इसमें या तो स्मॉलेस्ट पूछते हैं या लार्जेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़रूर करना, ठीक है। तो इसका आएगा आपका 35 लार्जेस्ट नंबर। फिर है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसके पास है, तो देखो वैसे तो ये चारों स्टेट ऐसे जिनमें फॉरेस्ट है, बट यहाँ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश में है। एंड यहाँ की गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट एरिया पे बहुत फोकस करती है। अभी भी आपने अगर करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स लगाने का इनिशिएटिव लिया है, करोड़ में प्लांट्स लगाने का इनिशिएटिव लिया है,
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका मध्य प्रदेश। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर भी ये है मध्य प्रदेश आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में एक नंबर दे रखा है एंड यहाँ पे बाहर 3 नंबर है। अब इन तीनों नंबर का रिलेशन है कुछ इससे। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है क्या? इन 3 नंबर का रिलेशन है कुछ जिससे ये निकल के आएगा। तो आप यहाँ देखो 5 6 30 + 4 34, 9 2 18 + 8 26। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 6 + 3, आपका आंसर आएगा 45। ठीक है, 6 7 42 + 3 45। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम। थैंक यू एवरीवन, और क्वेश्चंस के साथ आएंगे आपके लिए।